हेलो एवरीवन। 11th के अर्थशास्त्र में आज हम अर्थशास्त्र के विभिन्न जो विभाग हैं उन विभागों के पारस्परिक जो संबंध है उन संबंधों की बात करेंगे कि किस प्रकार से एक विभाग दूसरे विभाग से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से एक दूसरे के बिना जो विभाग है वो कार्य नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध है, किस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं, पारस्परिक उनमें संबंध है। अर्थशास्त्र एक ऐसा तालाब है या तालाब की तरह अर्थशास्त्र है जिसमें कि पत्थर फेंकने से उठने वाले बले पूरे तालाब में फेंक जाते हैं। अर्थशास्त्र है ना बेटा, वो उसे तालाब बताया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी जहाँ इकट्ठा हो उस पानी पर आप पत्थर फेंकिएगा, पत्थर फेंकते ही जैसे ही पत्थर पानी के अंदर जाएगा तो जो पानी होगा उसमें इस प्रकार की क्या होगी, लहरें उत्पन्न होगी कि नहीं, वलयन क्या होगा, उत्पन्न होगा और वलन एक स्थान पर न होते हुए पूरे तालाब में एक समान होगा। ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र भी एक वैसा ही तालाब है जहाँ पर किसी वस्तु विशेष को अगर फेंकेंगे ना तो उसका वलय होगा। अर्थशास्त्र के पांचों विभाग उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व पृथक पृथक होते हुए भी पांचों अलग अलग है, कैसे हैं, पृथक पृथक अलग अलग है, उसके बाद भी आपस में संबंधित है। जबकि है कैसे, वो पृथक पृथक है, अलग अलग है, उसके बाद भी उनमें क्या है, संबंध है। प्रत्येक विभाग के अपने अपने नियम है, सबके अपने अपने अलग अलग नियम है। हम जितने बैठे हैं ना, हमारे सबके भी क्या है, अलग अलग रूल्स है। कोई सुबह 6 बजे उठकर पढ़ता है तो कोई शाम को पढ़ता है, कोई स्कूल से जाने के बाद पढ़ता है, कोई टीवी देखने का कार्य ज़्यादा करता है, कोई मोबाइल चलाने का, तो सबके अलग अलग कार्य हैं। वैसे इनके भी सबके अलग अलग कार्य हैं, सबके अलग अलग नियम हैं, लेकिन इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन हम इन्हें एक दूसरे से क्या नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। जैसे आप काम सबके अलग अलग है लेकिन काम सभी वो करते हैं, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है। अर्थव्यवस्था में होने वाला परिवर्तन प्रत्येक विभाग को प्रभावित करता है। बेटा अर्थशास्त्र में अगर हम देखेंगे तो अर्थशास्त्र में क्या है कि चाहे कोई सा भी विभाग हो, अगर किसी एक विभाग पर प्रभाव पड़ता है तो पूरे अर्थशास्त्र को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। जिस प्रकार से क्रिकेट टीम देख लो आप, क्रिकेट टीम में बॉलर्स अलग होते हैं, बैट्समैन अलग होते हैं, ऑलराउंडर अलग होता है और विकेट कीपर अलग होता है। लेकिन किसी एक खिलाड़ी के चोटिल होने पर पूरी टीम क्या हो जाती है, दबाव में आ जाती है। क्योंकि बेटा हमने 4 बॉलर खिलाए थे, एक ऑलराउंडर था, अब एक बॉलर चोटिल हो गया तो गेंदबाजी करेगा कौन, दबाव की स्थिति है, हमें पार्ट टाइम से गेंदबाजी करवानी पड़ेगी, हो सकता है कि वो अधिक रन दे। ठीक उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी विभाग तो 5 है, पांचों अलग अलग है, लेकिन एक विभाग पर किसी प्रकार का दबाव आ जाने से जो दूसरा विभाग होगा या शेष बचे जो 4 विभाग होंगे उन 4 विभाग पर भी दबाव होगा। अर्थव्यवस्था में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन विभाग को प्रभावित करता है। अर्थशास्त्र के विभाग में पारस्परिक संबंधों को हम अगर देखें तो पहला संबंध उपभोग व उत्पादन से संबंध होगा। फर्स्ट जो होगा वो होगा उपभोग और उत्पादन। पहला संबंध किसमें होगा, उपभोग और उत्पादन में। किसमें होगा, उपभोग और उत्पादन में। उपभोग तथा उत्पादन के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। इन दोनों के बीच में बेटा कैसा संबंध है, घनिष्ठ प्रकार का संबंध है। उपभोग की इच्छा से ही उत्पादन की आवश्यकता जन्म लेती है और उत्पादन होने के कारण ही उपभोग होता है। देखो दोनों का संबंध क्यों है,
कि जब तक व्यक्ति उपभोग नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो वस्तु का निर्माण होगा क्या? नहीं होगा। और वस्तु का निर्माण ही नहीं होगा तो उपभोग होगा क्या? नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से कैसे है? संबंधित है। ये उपभोग है, ये उत्पादन है। ये नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है, और ये नहीं है तो इसका कोई महत्व नहीं है। उत्पादन और उपभोग एक दूसरे से कैसे हैं? संबंधित होते हैं। एक दूसरे के बिना ये कार्य नहीं कर सकते हैं। जब तक किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, जब तक किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, हम उपभोग नहीं कर सकते हैं। और उपभोग नहीं होगा, उपभोग नहीं किया जा रहा होगा तो हम किसी वस्तु का उत्पादन भी नहीं कर सकते हैं। उत्पादन होने के कारण ही उपभोग हो पाता है। उपभोग एक साध्य है तो उत्पादन एक साधन। उपभोग एवं उत्पादन की मात्रा एक दूसरे से निश्चित होती है। फ्रेजर के अनुसार यदि उपभोग का आशय वस्तु से उपयोगिता प्राप्त करना है तो उत्पादन का अर्थ उसमें उपयोगिता का सृजन करना है। उपभोग एक साध्य है तो उत्पादन एक साधन। देखो बेटा, साध्य और साधन, इस्तेमाल करने वाला साध्य होगा और जो साधन होगा वो जिसने क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो जो साध्य होगा वो इस्तेमाल करने वाला होगा, और साधन पहले से ही हमारे पास है। तो साधन अगर नहीं होगा तो साध्य का कोई महत्व नहीं होगा, और साधन नहीं है तो साधन का कोई महत्व नहीं होगा। बाइक है, बाइक चलाने ही नहीं आती है किसी को, तो उस बाइक का महत्व है क्या? है क्या? नहीं है। व्यक्ति है और बाइक है, ये दोनों, ये व्यक्ति, ये बाइक। अब ये इसके लिए है, ये इसके लिए, लेकिन चूंकि इसको ये चलाते नहीं आती है और इसको चलाते आती है तो ये चलती नहीं है, कहीं कुछ काम का। दोनों एक दूसरे से कैसे होते हैं? संबंधित होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। दूसरा है उपभोग तथा विनिमय में संबंध। उपभोग तथा विनिमय में भी आपस में संबंध होते हैं। विनिमय की क्रिया उपभोग व उत्पादन के मध्य हेतु का कार्य करती है। बेटा, जो उपभोग है और विनिमय है, इन दोनों में भी संबंध है, क्योंकि उपभोग और उत्पादन में जो विनिमय है, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं, वो एक्सचेंज किसका कार्य करती है? एक पुल का कार्य करती है। पुल समझते हो ना कि नहीं समझते हो? पुल समझते हो सभी? हेतु मतलब पुल होता है कि भैया देखो, ये उत्पादन है, ये क्या है? उपभोग है। इन दोनों के बीच में क्या है? स्थान है। तो यहाँ पर विनिमय खड़ा होगा कि यह व्यक्ति इस वस्तु को खरीदने के लिए विनिमय का कार्य कर रहा है, पैसे से किसी वस्तु को आदान प्रदान किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? हेतु का देखो, ये जैसे ये चीज़ ले लो, ये उत्पादन है, इसको उपभोग करेगा ये व्यक्ति। अब ये यहाँ कैसे जाएगा पता है? जब एक्सचेंज होगा, पैसे देंगे तब, तो यहाँ पर जो चीज़ होगी वो विनिमय होगा। इन दोनों के बीच में जो खड़ा हुआ है, जो कार्य कर रहा है, वो कार्य करने वाला होगा विनिमय। बिना विनिमय से उपभोग और उत्पादन के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को हम क्या नहीं कर सकते हैं? स्थापित नहीं कर सकते हैं। जो संबंध होगा, उस संबंध के लिए विनिमय का होना सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो उत्पादन है, उस उत्पादन में या उपभोग में दोनों है, और दोनों के बीच में जो क्रिया स्थापित करने वाला होता है उसे विनिमय कहते हैं। इसलिए उपभोग और विनिमय में भी क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध। विनिमय का जो जन्म है वो उपभोग से ही होता है। जितना अधिक उपभोग होगा उतना ही अधिक विनिमय होगा, साथ ही जितना अधिक विनिमय सरल होगा उतना ही अधिक उपभोग होगा। बेटा, विनिमय एक्सचेंज की प्रणाली जितनी सरल होगी उतनी ही अधिक मात्रा में क्या होगा? उपभोग होने का कार्य होगा। आप कठिनाई जैसे
वस्तु अधिक मूल्यवान है तो उस वस्तु को कम खरीदा जाता है, लेकिन वह उसकी जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है, वो अगर कम होगी तो उस वस्तु को बड़ी आसानी से व्यक्ति क्या खरीद सकता है, खरीद सकता है। थर्ड है उपभोग तथा वितरण में संबंध। उपभोग और वितरण, उपभोग करने वाला, इस्तेमाल करने वाला, और वितरण मतलब बांटना होता है। उपभोग तथा वितरण परस्पर निर्भर है। उत्पत्ति के साधनों को उनके त्याग के फलस्वरूप जो धन प्राप्त होता है उसे वितरण कहते हैं। वितरण ही उपभोग को सरल एवं संभव बनाता है, क्योंकि वितरण के माध्यम से जो आय प्राप्त या आय उत्पत्ति की जो साधन की प्राप्ति होती है उसे ही उपभोग की वस्तुओं में उपयोग किया जाता है। बेटा देखो, वितरण के माध्यम से जो धन होता है, वितरण से हमें क्या प्राप्त होता है, धन। उपभोग करेंगे तो विनिमय के माध्यम से हमने उपभोग किया, उसका उपभोग जो विनिमय के माध्यम से किया तो जो वितरण है वो उससे क्या होगा, संबंधित होगा। जो व्यक्ति के पास धन प्राप्त हो, धन को वितरित करना ही वितरण कहलाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कहे गए हैं, पूरक कहे गए हैं। उत्पादन तथा राजस्व में संबंध। उपभोग तथा राजस्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उपभोग की मात्रा तथा प्रकृति से राजस्व की मात्रा प्रभावित होती है। कितनी मात्रा में उपभोग हो रहा है, क्या उसकी क्वांटिटी है, क्या उसकी उसमें क्या प्रॉफिट है, ये सब चीज़ें मिलकर ही राजस्व को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। जिस प्रकार से उपभोग होगा उसी प्रकार से राजस्व की प्राप्ति भी होगी। फिर है उत्पादन तथा विनिमय में संबंध। उत्पादन तथा विनिमय के मध्य पारस्परिक संबंध होता है। उत्पादन विनिमय को तथा विनिमय उत्पादन को संभव बनाता है। विनिमय मांग तथा पूर्ति के मध्य सेतु है। उत्पादन की मात्रा अधिक होने पर विनिमय भी अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग, परिवहन, यातायात एवं संचार के साधन का विकास होता है। उत्पादन के सिद्धांत एवं विनिमय के सिद्धांत भी पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। जिस प्रकार से मैंने भी आपको बताया था कि किस प्रकार से उपभोग और विनिमय दोनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपभोग और उत्पादन के मध्य सेतु का कार्य कौन करता है, तो वो करता है विनिमय। ठीक उसी प्रकार से उत्पादन और विनिमय भी एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि उत्पादन और उपभोग के मध्य भी जो विनिमय होगा वो हेतु का कार्य करेगा। हेतु मतलब पुल होता है, पुल का वो क्या करेगा, कार्य करेगा। उत्पादन और वितरण। उत्पादन एवं वितरण, उत्पादन एवं वितरण, यहाँ पर भी उत्पादन और वितरण में संबंध। उत्पादन एवं वितरण में भी परस्पर रूप से संबंध होता है। वितरण तभी होगा जब उत्पादन हो, यदि उत्पादन नहीं होगा तो वितरण इसका किया जाएगा। अतः उत्पादन की मात्रा पर ही वितरण की मात्रा निर्भर करती है। देखो बेटा, जब तक उत्पादन नहीं होगा आप किसी का वितरण करोगे क्या? जो वितरण होगा वो वितरण किस पर निर्भर करेगा, तो जो उत्पादन है उस उत्पादन पर वितरण क्या करेगा, निर्भर करेगा। अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वितरण होगा। जब तक उत्पादन ना हो, क्या ना हो, जब तक उत्पादन ना हो आप वितरण नहीं कर सकते हो। वितरण तभी संभव है जब हमारे पास उत्पादन यूनिट हो या हम उत्पादन कर रहे हो। विनिमय तथा वितरण में संबंध। विनिमय तथा वितरण में गहरा संबंध है। उत्पादित वस्तु का सर्वप्रथम विनिमय किया जाता है, तत्पश्चात उससे जो आय प्राप्त होती है उससे लागत व्यय घटाकर वास्तविक आय का वितरण किया जाता है। देखो बेटा, विनिमय और वितरण में संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इनका संबंध गहरा है क्योंकि उत्पादित वस्तु का सर्वप्रथम विनिमय किया जाता है। जो उत्पादन होगा उसको सबसे पहले मैं क्या करूँगा, विनिमय करूँगा। उपभोग के माध्यम से उसका विनिमय किया। विनिमय करने के बाद जो बचा
शेष, उसमें से मुझे जो व्यय हुआ, मैंने जो खर्च किया, उस खर्च को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा। और उसके बाद जो शेष बचा, उस शेष बचे को मैं क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। उस बांटने को ही वितरण कहा जाता है। सबसे पहले तो देखो उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद मैंने क्या किया, वितरण किया। वितरण करने के बाद मुझे जो मिला, उससे मुझे जो खर्च हुआ, उस खर्च को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। और उसके बाद जो शेष बचा, उस शेष को मैं क्या कर दूंगा, वितरण कर दूंगा। वही वितरण है। इसलिए वितरण और विनिमय में भी गहरा संबंध बताया गया है कि जब तक विनिमय नहीं होगा तब तक मैं वितरण का कार्य नहीं कर सकता। सबसे पहले क्या जरूरी है, विनिमय जरूरी है। विनिमय नहीं होगा तो वितरण नहीं होगा। इसीलिए विनिमय और वितरण में गहरा संबंध स्थापित किया गया है, गहरा संबंध बताया गया है। विनिमय तथा राजस्व में संबंध। विनिमय तथा राजस्व भी पारस्परिक संबंधित होते हैं। अधिकांश विनिमय क्रियाओं पर सरकार कर लगाती है, जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है। विनिमय का क्षेत्र जितना बड़ा होता है, सरकार को उतनी अधिक आय प्राप्त होती है। बेटा विनिमय और राजस्व में भी संबंध है। जितना अधिक विनिमय होगा उतना अधिक ही सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे विनिमय बढ़ता जाएगा, जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वितरण तथा राजस्व में संबंध। वितरण तथा राजस्व का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व वितरण पर निर्भर होता है। यदि समाज में धन का वितरण असमान है तो सरकार के द्वारा प्रगतिशील कर लगाए जाते हैं। धन के समान वितरण की स्थिति में अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। इस प्रकार वितरण एवं राजस्व के द्वारा समाज की आर्थिक असमानता में कमी करने का प्रयत्न किया जाता है। जो संबंध है वो वितरण और राजस्व में भी होता है। किस प्रकार से राजस्व और जो वितरण है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया था कि वितरण नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वितरण नहीं होगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। विनिमय से वितरण है और वितरण से राजस्व है। सबसे पहले देखो उपभोग, उपभोग के बाद उत्पादन, उत्पादन के बाद विनिमय, विनिमय के बाद वितरण और वितरण के बाद राजस्व। तो ये पांचों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। पांचों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से उत्पादन होगा, उत्पादन से उपभोग होगा, उन दोनों के बीच में जो विनिमय होगा वो हेतु का कार्य करेगा। हेतु के कार्य करने के बाद विनिमय में जो मुझे मिलेगा, मैं वहां से जो खर्च होगा उस खर्च को घटाकर जो मेरे पास बचेगा उसका मैं क्या कर दूंगा, वितरण कर दूंगा। और वही वितरण से मुझे क्या पता चलेगा कि किस प्रकार का राजस्व है। क्योंकि बेटा विनिमय के माध्यम से जिस अकॉर्डिंग या जिस हिसाब से विनिमय बढ़ेगा उस हिसाब से राजस्व में भी वृद्धि होगी। ये जो मेरे 5 आधारभूत स्तंभ थे, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इनके बीच में किस प्रकार के संबंध है, ये संबंध मैंने आपको बताया। आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाएं, वे अब हम क्रियाओं की बात करते हैं। 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, एक आर्थिक होती है, एक अनार्थिक होती है। तो वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, वे सभी क्रियाएं जिसका उद्देश्य मात्र धन की प्राप्ति होती है, वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, वे प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, रीति रिवाज, मित्रता, समाज सेवा और देश सेवा आदि से प्रेरित होकर की जाने वाली क्रियाओं को अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। आर्थिक क्रियाएं वो जो धन कमाने के उद्देश्य से या धन के लिए की जाने वाली क्रियाएं, धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। इन आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा मापा जा सकता है? मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। जबकि अनार्थिक क्रियाएं
वे सभी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन प्राप्ति न होते हुए देश प्रेम, रीति रिवाज, समाज सहायता, सहानुभूति, प्रेम, स्नेह, समाज सेवा, मित्रता आदि से प्रेरित जो क्रियाएं होगी वे क्रियाएं कहलाएंगी अनार्थिक क्रियाएं। बेटा आपको आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाओं में मुझे अंतर बताना है। कौन सी क्रियाएं हमारे द्वारा की जाने वाली, हमारे ऊपर लेना, हमारे द्वारा किए जाने वाली कौन सी क्रियाएं आर्थिक क्रिया होगी और कौन सी क्रियाएं अनार्थिक। कल के लिए आपका फिर से बता दो होमवर्क होगा, कल आपको आर्थिक एवं अनार्थिक जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में अंतर बताना है। उन क्रियाओं के जो अंतर होंगे उस अंतर में मुझे एक एक उदाहरण देना है कि कौन सी क्रिया आर्थिक होगी और कौन सी क्रियाएं अनार्थिक होगी।